नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा और आप में से ही एक गुलशन मारवा फिर दोबारा से एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैं उसी सेंसिटिव मुद्दे को फिर दोबारा से टच कर रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद लोगों ने मेरे से बहुत कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब मुझे तलाशने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ा। वो था आरक्षण। आरक्षण जो है बाबा साहब अम्बेडकर का विज़न नहीं था, उनका था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जातिवाद को ख़त्म किए बिना नहीं मिल सकता है, और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, भाईचारे की ज़रूरत है। और राजनीतिक द्वेष छोड़कर जातिवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बट वो तो ख़त्म हो नहीं पाया। एक और चीज़ हमारे साथ आ गई, वो था आरक्षण। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे बोला कि जातिवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा ये आरक्षण ख़त्म नहीं हो सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं इस बात से इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि मैं दूर दराज के कस्बों में, गाँव में, देश के अलग अलग हिस्सों में जब मैंने यात्रा की तो मैंने ये पाया कि हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी जाति पर आधारित है। यहाँ पर काम के प्रति, काम किसी ने किया उसे वोट नहीं मिलता, सिर्फ जाति या पैसे के वजह से वोट मिलता है। और वोट बैंक जो है वो ज़्यादातर जो है वो आपकी रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं। जनरल कैटेगरीज़ वो भी आज की डेट में जाति को देखकर वोट देते हैं, जिससे देश में तरक्की होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये जो जातिवाद है ये 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी का विषय था। आज हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ पर संसार जो है साइंस को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि जाति को लेकर। तो मैं पिछले वाले एपिसोड में भी मैंने ये बात बोला था कि आरक्षण ख़त्म करना कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण ख़त्म तो 1 मिनट में किया जा सकता है। सॉल्यूशन है लोगों के माइंडसेट को चेंज करना। लोगों को ये चाहिए कि दूसरे जो जाति हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी, जो अभी जिनको हम रिज़र्व कैटेगरी वर्ड बोलते हैं, वो आरक्षण मांगे ही ना। उनको इतना आगे कर दिया जाए कि वो आरक्षण मांगे ही ना। और पार्लियामेंट में ये डिस्कशन भी हुआ है पहले कि जिनको आरक्षण एक बारी मिल गया है उन्हें दोबारा ना मिले। और ख़ास तौर पे जहाँ पर IQ और EQ लेवल की बात आती है वहाँ पे आरक्षण का मतलब ही नहीं है। और ये सरकार करती है, चाहे वो छुप छुपा कर करती है या चाहे पीछे से करती है। वो उन लेवल्स पर जहाँ पर सपोज़ कोई रिसर्च सेंटर है, कोई R&D टीम्स हैं, उनमें कोई भी आरक्षण नहीं है। ये बात खुली किताब की तरह है। वहाँ पे IQ और EQ लेवल को देखा जाता है। उनके टफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं, टफ़ उनके टेस्ट होते हैं। तो मेरे पिछले एपिसोड में जब मैंने इस विषय पे डाला तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स डाले कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मनुवादी विचारधारा है, ये है, सब कुछ है। नहीं, ये मनुवादी विचारधारा नहीं है, ये आज की विचारधारा है। मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं कोई मनुवादी नहीं हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या विशेष का है, उसे पुश करके आगे ले जाने की ज़रूरत है, ना कि जाति के आधार पर आरक्षण देने की। मैं आज भी ये कहता हूँ कि सिर्फ EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको फोकस करना चाहिए सरकार को, और किसी विषय पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उनकी शिक्षा पे, उनकी दीक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और जो अभी तक जितनी भी कैटेगरीज़ को रिजर्वेशन दिया गया है उनका एक सर्वे होना चाहिए कि उन फैमिलीज़ को रिजर्वेशन देने के बावजूद, उनको आरक्षण देने के बावजूद शिक्षा में, नौकरियों में उन्होंने कितनी तरक्की की है, उसका भी एक डाटाबेस बने और एनालिसिस हो। क्या उन्होंने वाकई तरक्की की है? क्या उनका विज़न ऊपर उठा है कि नहीं उठा है? क्या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इतनी कैपेबल बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है कि वो जनरल कैटेगरी के बराबर वो जाकर सोच बन रही है उनकी कि नहीं बन रही है? मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ। गांधी जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर भी कहता है, सब लोग कहते हैं कि जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। जातिवाद तभी ख़त्म होगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सक्षम होंगे। पर सब चीज़ों के लिए आपको आरक्षण मिलकर भी आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आपको अपना विज़न बढ़ाना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको विजनरी होना पड़ेगा, ना कि आरक्षण के प्रति हमें मिलना चाहिए। ये आपका अधिकार नहीं है, ये देश आपको दे रहा है। अधिकार नहीं है, देश आपको दे रहा है आपको अपलिफ्टमेंट करने के लिए।
और इस चीज़ को आप सोचें, समझें कि पूरी जनता, जो संविधान में सभी पूरी जनता को बराबर अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों में से आपको कुछ विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, जो कि मैं भी कहता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे, और पूरे आपका सारी जनता कहती है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, समझदारी से बनिए। जनरल कैटेगरी वालों को भी बोला जाता है कि आप दूसरे कैटेगरी का ध्यान रखें, वो आगे बढ़ें, उनको अपलिफ्टमेंट करें। बट एजुकेशन में आज की जो जनरेशन है, जो बच्चे आज जो फाइट कर रहे हैं, उन जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार के पास जॉब्स ही नहीं है। अगर जॉब्स हैं तो उसमें आरक्षण जो कैटेगरी है 50% तक पहुंच चुकी है, और जो लोग इसके काबिल भी नहीं है आरक्षण के, उनको भी आरक्षण कैटेगरी में डाला जा रहा है। बामुश्किल मेरे हिसाब से देश में 5 से 7 कैटेगरीज जो ऐसी हैं जो SC ST एक्ट में आनी चाहिए। बाकी सब अदर बैकवर्ड क्लास को उसके अंदर डालकर उनको उस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो भी मतलब एक रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहा है। दैट इज़ रॉन्ग वे। बेसिकली मेरे हिसाब से सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, ना किसी जाति को, ना किसी धर्म के ऊपर भेदभाव रखना चाहिए। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लग रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मेरी सोच शायद आपको समझ में आ रही होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को आगे बढ़ाना है तो इस चीज़ को ख़त्म करके हमें जाति प्रथा को ख़त्म करना है। जातियाँ नहीं होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि मैं अभी रिजर्वेशन के ऊपर बात कर रहा था, कुछ डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट्स में है। SC कोटा इज़ 15%, ST कोटा इज़ 7.5%, OBC 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, टोटल इज़ 59.5%, with the remaining 40.5% as unreserved or open category, accessible to all based on merit। मतलब मेरिट पे काम करना कोई चाहते हैं तो सिर्फ 40% लोग जो हैं वो मेरिट पे लड़ेंगे, बाकी सब जो है वो रिज़र्व कैटेगरी पे है। एडिशनली इसमें 4% और जोड़ लीजिए जो कि रिजर्वेशन है, डिसेबिलिटीज़ या प्रिजन या वार या आर्मी की कैटेगरी का है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सब को मिलाने के बाद अब तमिलनाडु में 69% है, आंध्र प्रदेश में 67% है, और महाराष्ट्र में 62% है। और 2019 में EWS कोटा को इंट्रोड्यूस किया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और ये 50% से ऊपर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें डाला गया। तो OBC में क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन है, बट SC ST में नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब एक और नई चीज़ जो मुझे पता लगी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एजुकेशन में 2 to 5% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं अक्रॉस इंडिया। क्योंकि वो जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है कश्मीरी माइग्रेंट्स प्राइमरली कश्मीरी पंडिट्स एंड अदर डिस्प्लेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू मिलिटेंसी एंड वायलेंस इन द लेट 1980 एंड अर्ली 1990s कंटिन्यू टू receive reservation in educational institution across India due to their unique socio-economic and humanitarian challenges. The key reason includes historical displacement and trauma। सर इस बात को तकरीबन 30 साल हो चुके हैं और आर्टिकल 370 के बाद उनको ये बोला गया है कि आप वहाँ पे जाइए और बसिए। अगर वो नहीं बसेंगे तो जैसा अभी पहलगाम जैसा किस्सा हुआ है वो फिर दोबारा रिपीट होगा, बिकॉज़ वहाँ पे एक जो बहुसंख्यक है वो मुस्लिम्स हैं। अगर बाकी हिंदुस्तान के लोग वहाँ नहीं जाएंगे और वहाँ नहीं रुकेंगे तो ये तो फिर दोबारा रिपीट होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कश्मीरी माइग्रेंट्स जो वहाँ से आए थे, सरकार उनको कंटिन्यूशन में दे, 2 की जगह 5% कर दे उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, 7% कर दे, बट ये कंडीशन रख दे कि दे विल गो एंड डू देयर बिजनेसेस एंड देयर जॉब्स इन कश्मीर वैली। हाँ, अगर जिन लोगों के बच्चों को एजुकेशन मिल चुकी है उस कोटा के अंतर्गत, उनके नेक्स्ट जनरेशन को ये कोटा नहीं मिलेगा। ये कहीं पर भी इस बात को लिखा नहीं गया है। तो मतलब एक और आप रिजर्वेशन कैटेगरी खड़ी कर दी आपने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए,
जो आगे जाकर ये हमेशा आपको देनी पड़ेगी। आप कभी भी कोई कानून बनाते हैं तो उसे कुछ साल के लिए ही बनाया जाए और उसमें लिखा जाए कि इट विल नॉट बी अमेंडेड फॉर आफ्टर 10 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो ये आरक्षण के साथ भी था। ये जो अभी अब जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का किस्सा है, ये फिर दोबारा से हाईलाइटेड रहेगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कश्मीरी हिंदूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ट्रॉमा सहना पड़ा। ऐसे ही जो पंजाब में टेररिज्म था तो पंजाबी हिंदूज़ जो हैं दे माइग्रेटेड टू दिल्ली और अदर प्लेसेस, बट दे नेवर गॉट एनी सॉर्ट ऑफ कंसेशन और रिजर्वेशन। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे अब मणिपुर में वायलेंस हुआ, मणिपुर से जो डिस्प्लेस हुए उनके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? मणिपुर में इतनी वायलेंस हुई, दिल्ली में भी बहुत सारी वायलेंस हुई, पंजाब में भी हुई, और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बहुत लंबी वायलेंस रही है। ऐसे अब जैसे नक्सलाइट हिट एरिया में हैं, जो लोग वहाँ पर बड़े सालों से रह रहे हैं और नक्सलाइट से प्रभावित थे, क्या उनके लिए भी कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है? तो ये रिजर्वेशन वर्ड ही अगर अबॉलिश कर दिया जाए तो ये सारा सोच ही ख़त्म हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि जाति, क्योंकि जाति यहाँ समस्या है। वहाँ मुस्लिम बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, वहाँ बोलता है मैं हिंदू हूँ, या वहाँ एससी बोलता है मैं एससी हूँ, एसटी है, ओबीसी है। तो मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा कि रिजर्वेशन को बार बार देने से पहले एक बारी सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि इस स्थिति को कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया जाए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना करें। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। हमारा जो नया टॉपिक होगा वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर होगा, बैंकिंग सिस्टम पे होगा कि बैंकिंग को कैसे और सुधारा जाए। धन्यवाद।